नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे नाटो के बारे में, फिर हम करेंगे वर्ल्ड करेंसीज़ के बारे में या फिर डॉलर एक स्ट्रॉन्ग करेंसी क्यों है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसीज़। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टेंपल स्टाइल्स के बारे में जो इंडिया में प्रेवलेंट हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जो स्वीडन है, वो बहुत जल्द नाटो का मेंबर बनने जा रहा है नया। अभी नाटो में 31 मेंबर्स हैं और स्वीडन बहुत जल्द इसका मेंबर बनने जा रहा है, इसलिए नाटो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो न्यूज़ में है। तो पहले देखते हैं कि नाटो है क्या, फिर हम देखेंगे कि स्वीडन क्यों मेंबर बन रहा है अभी। तो नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन। ये एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर बनाई हुई है। एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज़ेशन कह सकते हो, डिफेंस पर्पज़ से जो बनाई गई है, कोल्ड वॉर के टाइम पे। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। उस टाइम पे कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था। कोल्ड वॉर क्या होता है, इसमें 2 ग्रुप मान लो आप लोग, ग्रुप ए, ग्रुप बी। दोनों ग्रुप्स आपस में स्ट्रॉन्गर बनने के लिए वर्ल्ड के अंदर लड़ रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली लड़ाई नहीं डाल रहे वो, डायरेक्टली किसी वॉर में नहीं है वो। लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उसमें अपनी पावर को या अपनी प्रोग्रेस को वो दूसरे ग्रुप से ज़्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें किसी एक सेक्टर का, जैसे कि स्पेस सेक्टर ले लो आप लोग। कोल्ड वॉर के टाइम पे क्योंकि 2 ग्रुप जो थे, वो थे, एक यूएसए का ग्रुप था और दूसरा यूएसएसआर का ग्रुप था उस टाइम पे। यूएसएसआर आज के टाइम पे रसिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ को अगर आप मिलाओगे तो यूएसएसआर था उस टाइम का। तो उस टाइम पे जो 2 ग्रुप थे जिनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी, एक साइड में यूएसए था और दूसरी साइड में यूएसएसआर था। तो स्पेस सेक्टर की हम बात कर रहे थे, तो स्पेस सेक्टर का एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं। तो उस टाइम पे यूएसएसआर और यूएसए में स्पेस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करने की, एक दूसरे से ज़्यादा प्रोग्रेस करने की होड़ लगी हुई थी। तो इसी बीच में सबसे पहले रसिया ने, मतलब उस टाइम के यूएसएसआर ने जो था अपना प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसको स्पुतनिक कहा जाता है। और इसी रेस के दौरान ही जो यूएसए है, उसने अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे लैंडिंग करवाई थी। तो ये एग्जांपल दिया मैंने आपको कि कैसे कोल्ड वॉर के दौरान 2 ग्रुप्स के बीच में एक होड़ लगी हुई थी, एक दूसरे से ज़्यादा प्रोग्रेस करने की। तो उसी के बीच में ये नाटो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो बनी थी। अब नाटो के अंदर है कंबाइंड सिक्योरिटी का कंसेप्ट। मान लो कोई कंट्री ए है, अगर ए कंट्री जो है वो नाटो जो ग्रुपिंग है उसकी मेंबर है, और नाटो ग्रुपिंग के अंदर ए से लेकर जेड तक कंट्रीज़ जो हैं मेंबर्स हैं। अब कोई दूसरी कंट्री ए के ऊपर अटैक करती है, तो जो नाटो ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर बाकी कंट्रीज़ बसती हैं बी से लेकर जेड तक, वो सभी मिलकर जो हैं ए के ऊपर जिस कंट्री ने अटैक किया है उसको उस अटैक का जवाब देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि कोई भी अगर दूसरी कंट्री नाटो ग्रुपिंग की कंट्री के ऊपर अटैक करती है, तो नाटो ग्रुपिंग के अंदर जो सारी कंट्रीज़ हैं, वो मिलकर उस कंट्री को जवाब देती हैं जो उन्होंने हमला किया है नाटो की किसी एक मेंबर कंट्री पर। इसको हम कहते हैं कंबाइंड सिक्योरिटी। तो नाटो के अंदर कंसेप्ट है कंबाइंड सिक्योरिटी का। जो दूसरा ग्रुप था जिसको यूएसएसआर लीड कर रहा था, उन्होंने भी ऐसे अपनी कुछ पैक्ट, कुछ ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई हुई थी, मतलब कंबाइंड सिक्योरिटी के बेसिस पे, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस चल रही थी कोल्ड वॉर के टाइम पे कि कौन ऐसी जो ग्रुपिंग बनी हुई हैं, 2 ये ग्रुप ए और ग्रुप बी, इनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपनी तरफ खींचने के लिए रेस लगी हुई थी उस टाइम पे। और यूएसए को ये डर लगा रहता था कि कहीं उस टाइम पे जो यूएसएसआर था वो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ पे कोई अटैक ना कर दे, क्योंकि वर्ल्ड वार जो सेकंड वर्ल्ड वार थी अभी वो होके ही हटी थी 1945 में। हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है कि 1939 से लेकर 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, जिसके कारण जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, या ओवरऑल जो यूरोप की कंट्रीज़ थी, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई थी। तो यूएसए को डर था कि कहीं यूएसएसआर इन कंट्रीज़ पे अटैक करके इनको अपनी टेरिटरी के अंदर ना मिला ले, तो इसलिए वहाँ पर नाटो ऑर्गेनाइज़ेशन का जो कंसेप्ट था वो आगे रखा गया, ठीक है? अब 2 धड़े बन गए, देखो, ये ग्रुप ए, ग्रुप बी, एक को यूएसए, एक को यूएसएसआर। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जो इन दोनों ग्रुप्स की
अंदर जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो इसके अंदर नहीं आना चाहते थे। वो कहते थे कि हम अभी-अभी आज़ाद हुए हैं, हमें अपनी जो नेशनल डेवलपमेंट है या फिर जो लोगों की जो वे ऑफ लाइफ है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको अपर लेवल पे लेके जाना है। हमें इस कोल्ड वॉर वाला जो ये चल रहा है सारा इशू हमने इसमें नहीं पड़ना। तो एक थर्ड ग्रुप भी था जिसको हम नैम के नाम से जानते हैं, एनएएम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इन 1961 के अराउंड चली थी। और जो आपके मन में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा उसका जवाब ये है कि इंडिया जो ये कोल्ड वॉर के टाइम पे 2 ग्रुप थे, यूएसए वाला और यूएसएसआर वाला, अ, इनको छोड़कर एनएएम जो नाम ग्रुप था उसके अंदर शामिल था। मतलब इंडिया का ये स्टैंड था कि हमें इसमें नहीं पड़ना, हमने अपने जो नेशनल गोल्स हैं हमारे, हमारे जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको अपर लेवल पे लेके जाना है। तो इंडिया जो नाम एनएएम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चल रही थी उसके अंदर इंडिया शामिल हो गया था उस टाइम पे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे बनी थी जैसे नाटो है, ये भी अभी अभी भी ये एक्टिव ही है। और जो एनएएम है नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो भी अभी एक्टिव है। अभी उसका आई थिंक रिसेंट में अ, उसकी एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग लगा लो आप लोग, अभी होके हटी है कंपाला के अंदर नाम की। तो ये ग्रुपिंग अभी भी चल रही हैं। तो अब हम आते हैं कि स्वीडन जो है वो अभी इसमें बहुत जल्द, अभी बना नहीं है देखो, अभी बहुत जल्दी इसका मेंबर बनने जा रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि स्वीडन की लोकेशन, ये देखो, ये है स्वीडन। स्वीडन को अब ये लगता है, देखो पहले स्वीडन को ये लगता था कि हमें नाटो में ऐड होने की या उसका मेंबर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो रसिया बन गया ना वहाँ पर। क्योंकि पहले यूएसएसआर था, हमने वीडियो में एक में डिस्कस किया है कि यूएसएसआर जो था वो 1991 के अराउंड डिसइंटीग्रेट हो गया। तो उसके बाद में रसिया और जो अराउंड इसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, मतलब यूएसएसआर 15 कंट्रीज़ में डिसइंटीग्रेट हो गया। तो उसमें सबसे बड़ी जो कंट्री है वो रसिया है। तो पहले स्वीडन को ये लगता था कि रसिया हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, इसलिए जो स्वीडन है वो नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहता था। लेकिन अब क्योंकि रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रखा है और रसिया ने यूक्रेन के अंदर अटैक करके 2014 में जो क्रीमिया है उसको तो ऑलरेडी अनेक्स कर लिया था पहले ही। लेकिन अभी भी उन्होंने, रसिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक करके उनके बीच में वॉर चल रही है, हमने डिस्कस भी किया है इसको किसी वीडियो में। तो अब स्वीडन को भी डर लगता है कि कहीं रसिया हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए जो स्वीडन है वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता है। क्योंकि नाटो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और रसिया कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी नाटो के मेंबर के ऊपर अटैक करके इतनी सारी 31 कंट्रीज के साथ लड़ाई मोल ले ले, ऐसा कभी नहीं चाहेगा वो। इसलिए स्वीडन अभी जो है नाटो को ज्वाइन करने जा रहा है इन फ्यूचर। और कंट्रीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड में, अल्बानिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनिग्रो, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, पोलैंड, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये नाटो की मेंबर कंट्रीज़ हैं दोस्तों। तो ये एक टॉपिक न्यूज़ में था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया नाटो से रिलेटेड। हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड करेंसीज लगा लो आप लोग, या डॉलर के बारे में लगा लो आप लोग, या फिर किसी को पार्टिकुलर करेंसी कि वो कैसे वर्ल्ड लेवल पे जाकर एक हायर लेवल अचीव कर कर लेती है या कर सकती हैं। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम, डॉलर वर्सेस अदर करेंसीज। सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या है, फोर्ब्स की रैंकिंग आई है, उस रैंकिंग के दौरान जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है, अभी की रैंकिंग है करंट की, मतलब सबसे लेटेस्ट, इस रैंकिंग के अनुसार जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है वर्ल्ड के अंदर वो है कुवैती दिनार। आप यहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हो कि जो डॉलर है उसका प्राइस 70-80 के अराउंड होगा, मतलब कि $1 इज इक्वल टू 70 to 80 रुपीज़। लेकिन कुवैती दिनार में क्या है, एक कुवैती दिनार इज इक्वल टू 270 रुपीज़। तो इतना फ़र्क है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी है ये। और जो डॉलर है जिसको वर्ल्ड में ऑल ओवर द ट्रेड में यूज़ किया जाता है वो 10th स्पॉट पे है, ठीक है। ये हम साथ-साथ में अभी करंट की जो न्यूज़ होती हैं उनको साथ में रखते हैं ताकि आपको जो एग्ज़ाम में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरह से आप उनको कर सको और आपको पता भी चलता रहे कि पीछे बेसिक क्या होता है उनका। इसलिए हम बेसिक भी साथ-साथ में डिस्कस करते हैं, एक ब्रॉड और सिंपल वे में। तो अब देखते हैं हम, पहले तो हम देख लेते हैं कि कुवैत की जो लोकेशन है वो क्या है। तो
अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये रहा, ये है कुवैत, ये वेस्ट एशिया में पड़ता है। अब कुछ फैक्टर डिस्कस करते हैं जो किसी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कि क्यों कोई करेंसी स्ट्रॉन्ग बनती है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनती कि हमने उसको प्रिंट कर दिया बहुत ज़्यादा संख्या में और वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहला फैक्टर है हमारा जीडीपी ऑफ द कंट्री। जीडीपी के अंदर जो कंट्री के अंदर किसी पार्टिकुलर कंट्री के अंदर, यहाँ पर हम इंडिया लेकर चलते हैं फॉर एग्जांपल, आपको बेस्ट समझ में आएगा ये। इंडिया की करेंसी जो रुपी है हमारा, वो कैसे एक वर्ल्ड करेंसी बन सकता है, उसके लिए हम फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले जीडीपी ऑफ द कंट्री, मतलब जीडीपी ऑफ द इंडिया लगा लो आप यहाँ पर एग्जांपल के लिए। जितना ज़्यादा जीडीपी में क्या आएगा, जितना ज़्यादा इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी, इतनी ज़्यादा वो उस कंट्री की, यहाँ पर इंडिया की करेंसी को मजबूत करेंगी। ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगी, ज़्यादा लोग उनको लेंगे, ज़्यादा वो सेल होंगी, ज़्यादा लोगों के पास पैसे जाएंगे, ज़्यादा वो मार्केट में जाकर चीज़ों को परचेज करेंगे, फिर ज़्यादा कंपनीज को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक साइकिल चल जाएगा। इसलिए जीडीपी ऑफ द कंट्री कंट्रीब्यूट करती है किसी भी करेंसी को स्ट्रोंगर बनाने के लिए। दूसरा है ट्रेड या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है किसी कंट्री, जो कोई कंट्री है यहाँ पर इंडिया, वो किसी दूसरी कंट्री को यहाँ से माल बेच रही है, गुड्स सर्विसेज बेच रही है। इंपोर्ट होता है वो किसी बाहर की कंट्री से, यहाँ पर आप यूएसए से मान लो कि यूएसए से इंडिया कुछ चीज़ों को मंगवा रहा है। जैसे कि आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें जो है वो बाहर से परचेज करता है। कभी यूएसए से, जैसे अपाची हेलीकॉप्टर ले लिए, या फिर इजराइल से, या फिर रसिया से हमने S-400 मिसाइल सिस्टम ले रखा है, जिसे डिफेंस सिस्टम कह सकते हो आप। तो वैसे बाहर से चीज़ों को मंगवाना अपने पैसे देकर, उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट। तो करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेड के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि हम दूसरी कंट्रीज़ को ज़्यादा चीज़ें बेच सकें और उनसे इम्पोर्ट कम करें। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया या स्टार्टअप इंडिया ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए हुए हैं, ताकि इंडिया के अंदर ही चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट अप किया जा सके। तीसरा, स्टेबिलिटी इन द कंट्री। कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी हो, ये ना हो कि पॉलिटिकल क्राइसिस ही चल रहा है। जैसे कि पाकिस्तान का एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो, वहाँ की करेंसी कितनी ज़्यादा डाउनग्रेड में चल रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्राइसिस चल रहा है। किसी दिन हम इसको भी डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके हाथ में मेन पावर नहीं होती, मेन पावर होती है वहाँ पर मिलिट्री के हाथ में। इसलिए वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। और आपने कई बार न्यूज़ में देखा भी होगा कि वहाँ पर आटे की बोरियों को लेने के लिए बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगी होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैकिंग टू द करेंसी। करेंसी को बैक करने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मानी जाती है किसी करेंसी की बैकिंग के लिए, वो है गोल्ड। जितना आपके पास गोल्ड होगा, उतनी आपकी करेंसी जो है अपर लेवल पे जाती जाएगी। ठीक है? हम अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ये भी कि क्यों डॉलर जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे बना हुआ है बहुत समय से। फिफ्थ है हमारा पॉइंट, मैनर इन विच ए करेंसी अब्जॉर्ब द शॉक्स। शॉक्स मतलब कि कई बार क्या होता है, जैसे कि पीछे हमारा सारे वर्ल्ड के अंदर क्या हो गया था कि कोविड-19 आ गया था। उस टाइम पे कैसे उस कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब कि उस कंट्री का जो रिज़र्व बैंक है, कैसे उसने अपनी करेंसी की वैल्यू को गिरने से बचाया, और कैसे उस शॉक को अब्ज़ॉर्ब किया गया। ये सब कुछ आता है किसी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें। ठीक है? अब एक क्वेश्चन और होता है सबके मन में कि ऐसा क्यों नहीं होता कि गवर्नमेंट ऐसा करे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को प्रिंट कर दे और सभी को बाँट दे, सभी अमीर हो जाएँगे। ऐसा नहीं हो सकता ना। कोई भी कंट्री है, उसके अंदर जो करेंसी होती है वो उतनी ही प्रिंट कर सकते हो आप, जितनी कि दूसरी करेंसी या फिर गोल्ड आपके पास हो। तभी तो मैंने कहा ना कि जितना एक्सपोर्ट करोगे उतना आपके पास जो है डॉलर आएँगे, जितने आपके पास डॉलर आएँगे फिर आप अपनी करेंसी को प्रिंट कर सकते हो। तो बैकिंग के लिए भी चीज़ उतनी ही इंक्रीज़ करनी पड़ेगी आपको, जितनी आप अपनी करेंसी को प्रिंट कर रहे हो। ऐसे प्रिंट करोगे तो आपके पास गोल्ड तो, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर ले लो कि आपके पास 100 केजी गोल्ड है और 100 नोट्स आपके पास जो हैं करेंसी के हैं। अब दोनों की वैल्यू बनी रहेगी, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। लेकिन अगर आप 100 केजी का 100 केजी गोल्ड रखोगे, लेकिन आप करेंसी की जो वैल्यू है, जो आपके पास नोट्स हैं, 100 हैं आपके पास वो, उनको आप प्रिंट करके 500 पे ले जाओगे, 1000 पे ले जाओगे, लेकिन आपको बैक करने के लिए तो गोल्ड 100 ही है ना, तो आपकी जो करेंसी की वैल्यू होगी वो गिर जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा नोट्स को प्रिंट नहीं कर सकती है। ये बहुत ही
लेमैन टर्म्स में आपको मैंने बताया कि क्यों नोट्स ज़्यादा प्रिंट नहीं हो सकते, ठीक है? अब एक बात और जो हमारा मेन रह गया इसमें वो ये कि डॉलर ही क्यों? उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अभी। तो ये रहा। अब डॉलर ही क्यों वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज़्यादा प्रेफ़रेबल करेंसी है? सबसे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। इसके डॉलर को प्रिंट किया गया था 1914 में। देखो, हमने दोनों वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किया हुआ है वीडियोज़ में। तो उसमें हमने पढ़ा है कि वर्ल्ड वॉर जो दोनों हुई हैं मेनली स्टार्ट भी हुई थी वो यूरोप से और मेनली लड़ी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड लड़ी गई हैं। लेकिन मेनली जो उनका गढ़ मान लो आप वो था यूरोप। तो उस टाइम पे यूएसए तो क्योंकि अलग कॉन्टिनेंट पे है। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे दोनों वर्ल्ड वॉर हुई हैं यूरोप के अंदर, यूरोप को जो भी सप्लाईज़ चाहिए थी उन्होंने वो ली थी यूएसए से। और यूएसए से जब वो सप्लाईज़ चाहे वो खाने के लिए हों, चाहे वो हथियार हों, चाहे कुछ भी यूरोपीय कंट्रीज़ ने लिया था, डिफेंस पर्पज़ से लिया हो, ठीक। तो वो सब कुछ जो उन्होंने लिया था वो लिया था मोस्टली यूएसए से लिया था। तो यूएसए से वो ले रहे थे गोल्ड देकर यूएसए से सप्लाईज़ ले रहे थे। मतलब वर्ल्ड वॉर के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, गोल्ड चला गया यूएसए के पास और सप्लाईज़ वो देता रहा जो यूरोप में कंट्रीज़ वॉर कर रही हैं उनको। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि जो ज़्यादातर गोल्ड था वो किसके पास इकट्ठा हो गया, यूएसए के पास। तो जब 1944 में वर्ल्ड करेंसीज़ से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब क्या हुआ, यूएसए के डॉलर को मेन करेंसी माना गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों माना गया यूएसए के डॉलर को? क्योंकि मैंने आपको बताया ना उनके पास अपने डॉलर को बैक करने के लिए बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा हो गया था। तो जिस कंट्री के पास बहुत सारा गोल्ड है उस कंट्री की करेंसी कभी भी क्रैश नहीं कर सकती ना। इसलिए यूएसए का जो डॉलर है उसको पैक किया गया है। पैक करना मतलब कि मेन करेंसी मानना, बेस मानना बाकी सारी करेंसीज के लिए, ठीक है। लार्ज रिजर्व्स ने गोल्ड ने इसको बैक कर रखा है। तो तभी से जो है वर्ल्ड का जो ट्रेड चल रहा है वो डॉलर में चलता है। और एक बात ये भी है कि जो यूएसए है वो एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इकोनॉमी है, एडवांस इकोनॉमी है। मतलब कि उनकी जो मिलिट्री है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी प्रेजेंस है। तो उन वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी के पर्पस से भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। और अगर डॉलर को छोड़कर कोई कंट्री किसी दूसरी करेंसी में एक हायर लेवल पे, देखो सबसे ज़्यादा जो ट्रेड होता है डॉलर का या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है वो किस चीज़ के लिए होगा? आप सोचो, वो होगा एनर्जी के लिए, पेट्रोलियम, डीज़ल, गैसेस। अब अगर इनमें जो ट्रेड हो रहा है गैसेस के लिए या फिर पेट्रोल के लिए, डीज़ल के लिए, अगर हम इसकी बैकिंग में जो डॉलर डॉलर में ट्रेड हो रहा है आज के टाइम पे ये, अगर हम इसको चेंज कर दें, जो डॉलर में ट्रेड हो रहा है इनके लिए जो ये लिक्विड्स हैं, डीज़ल हो गया, पेट्रोल हो गया या गैस हो गई, अगर हम इसको चेंज कर दें तो डॉलर को हम चेंज कर सकते हैं। तो एक बार ऐसा किसी कंट्री के द्वारा किया गया था कि वो कह रहे थे कि हम तो जी जो हमारी पेट्रोलियम, डीज़ल जो भी ऑयल है हमारा उसको हम डॉलर के हिसाब से ना बेचकर किसी और कंट्री के साथ किसी दूसरी करेंसी में ट्रेड कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो उस कंट्री के साथ बहुत बुरा किया था यूएसए ने। हम इसको किसी आने वाली वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। क्योंकि यूएसए को पता है कि अगर एक बार ऑयल के लिए जो ट्रेड हो रहा है उसके लिए डॉलर का यूज़ होना बंद हो गया ना तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डॉलर का यूज़ होना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि ऑयल के लिए तो मेनली हम डॉलर का ही यूज़ करते हैं, लेकिन जो बाकी कुछ कमोडिटीज़ हैं, अभी इंडिया भी है इनमें, वो अपने जो होम करेंसी है उनका यूज़ करने लग गए हैं। इसमें इंडिया भी है, वो अपनी करेंसी को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो ऑयल के लिए है वो हम डॉलर का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके कारण जो डॉलर है वो सुप्रीम है, मतलब कि उसका ही ज़्यादातर यूज़ होता है वर्ल्ड में ट्रेड के लिए, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है इंडिया में टेम्पल स्टाइल के बारे में। ये भी न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारा जो अयोध्या में राम टेम्पल है अभी, जो हमारे राम जी हैं उनकी मूर्ति को एस्टेब्लिश करके वहाँ पर उस टेम्पल को सभी भक्तों के लिए ओपन किया गया है। तो उसमें आप लोगों ने टीवी में देखा भी होगा कि वो जो टेम्पल है वो नगारा टाइप जो टेम्पल्स हैं उस स्टाइल में उस टेम्पल को बनाया गया है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। अब कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इंडिया में कौन से टेम्पल स्ट्रक्चर कहाँ पर हैं या इनमें क्या डिफ़रेंस है या कितने टाइप के इंडिया में टेम्पल स्ट्रक्चर्स हैं।
तो इंडिया में मेनली जो टेम्पल स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 स्टाइल में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एक है नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर, जिसको नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर भी कहा जा सकता है। एक है सदर्न टाइप ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर, जो साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा आपको। एक है विसारा टाइप ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर। देखो ये नगारा स्टाइल, द्राविड़ा स्टाइल, जो साउथ सदर्न स्टाइल भी कह सकते हो, विसारा स्टाइल। इनमें थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखो ये है नॉर्दर्न स्टाइल, जिसको आप नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर्स का स्टाइल भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, जो यहाँ पर मूर्ति, यहाँ पर गर्भगृह होता है, ये मतलब कि जहाँ पर मेन डायटी की जो आइडल है, जिस भी भगवान से रिलेटेड वो टेम्पल है, राम जी से हो, कृष्ण जी से हो, विष्णु जी से हो, तो उनकी मूर्ति को इस जिस चैम्बर में, जिस कमरे में रखा जाता है, उसको हम कहते हैं गर्भगृह। तो उसके ऊपर जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर होगा ना, ये ऐसे, ये मतलब एक शिखर टाइप होगा, ये ऐसे गोल सा जाके ऊपर जाकर बंद हो जाएगा ये ऐसे। ये मेनली पहचान है जो नॉर्थ स्टाइल ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर है उसकी। अब जो द्राविड़ा स्टाइल है, जो सदर्न स्टाइल है, उसमें क्या होता है, देखो ये जो गर्भगृह है जहाँ पर डाइटी है, उसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर है, ये वैसे शिखर टाइप नहीं है। इसमें क्या है, स्टेप्स के साथ साथ धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। उसमें एक शिखर टाइप था जो सीधा ऊपर जाकर गोल सा होकर बंद हो गया था। इसमें क्या है, इसमें स्टेप्स टाइप है। नीचे आप ये देखो टेम्पल देख पा रहे होंगे, ये ऐसे स्टेप्स हैं जो धीरे 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 ऊपर की तरफ छोटे होते जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं सदर्न स्टाइल। और जो हमारा तीसरा स्टाइल है विसारा स्टाइल, उसमें क्या है, इन दोनों को मिलाकर जो स्टाइल बनता है, मतलब कुछ जो फीचर होते हैं वो नॉर्थ टेम्पल स्टाइल के होते हैं, जो कुछ फीचर होते हैं वो साउथ टेम्पल स्टाइल के होते हैं। इनको मिलाकर जो टेम्पल स्टाइल बनता है वो है विसारा। ये अभी आपको मैंने दिखाया भी था, ये देख सकते हो आप, नगारा, द्राविड़ा और विसारा। ठीक है, ये तीन ही मेन है। ये जो नॉर्थ वाला इंडिया है, इसमें आपको नदन टेम्पल स्ट्रक्चर, नगारा टेम्पल स्ट्रक्चर, ये टेम्पल्स मिलेंगे। ये सदर्न इंडिया है, इसमें आपको द्राविड़ा स्टाइल मिलेगा। और यहाँ पर कर्नाटका के आसपास, या कर्नाटका में ही मेनली है वैसे ये। ठीक है, एक सेकंड में इसको करके दिखाता हूँ। तो ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ये कर्नाटक है। यहाँ पर कर्नाटका के अंदर आपको विसारा स्टाइल के टेम्पल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। देखो इनके अलावा काफ़ी सारे और भी हैं टेम्पल के स्टाइल्स इंडिया के अंदर, वो इनकी सब कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मेनली ये तीनों ही हैं जो फेमस हैं। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक जिसमें हमने टेम्पल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों ये आज की डिस्कशन थी। इसमें हमने एक बेसिक स्टाइल से पहले देखा कि कोई एक पार्टिकुलर जो टॉपिक है वो क्यों न्यूज़ में है, उसका क्या बेसिक है, और उसके बेसिक को फिर हमने हिस्ट्री के साथ रिलेट कर कर पढ़ा कि कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ था, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके उस टॉपिक की। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।